हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड 1 2023 बैच नाविक डीबी जीडी यांत्रिक फुल मॉक टेस्ट होने वाला है इंग्लिश का। और आग लगाने वाले हैं, मतलब कि कोस्ट गार्ड अब की बार पार करने वाले हैं बेड़ा पार। 8वां नंबर मॉक टेस्ट होने वाला है। 7 मॉक टेस्ट अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं और एक भी मॉक टेस्ट मिस नहीं करिएगा, ओके। क्योंकि पर डे लेवल बढ़ता जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल सेक्शन 1 के लिए आप चाहे जीडी के लिए फॉर्म भरें तब भी ये इंपॉर्टेंट है, डीबी के लिए फॉर्म भरा है तब भी इंपॉर्टेंट है, यांत्रिक के लिए फॉर्म भरा है तो भी इंपॉर्टेंट है। 35 पेपर डिस्कस करेंगे और हर मॉक टेस्ट एक लेवल तय करेगा, मतलब कि आपको चिल्का जाने तक का सफ़र में ही एक अहम योगदान निभाएगा ये मॉक टेस्ट, ओके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाना है। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और बात करूँगा, 4 बजे आपका साइंस का मॉक टेस्ट लग रहा है रोज़। आज से स्टार्ट है, 4 बजे फिक्स टाइम कर दिया गया है। 4 बजे साइंस का शाम को और 6 बजे शाम को आपका किस चीज़ का, इंग्लिश का रहेगा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यास पेपर सेट 8 और सेक्शन 1 के लिए 45 मिनट का टाइम है। 60 क्वेश्चन आपके रहते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। मॉक टेस्ट नंबर 8 स्टार्ट करने वाले इंग्लिश से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट आपका क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। इनकरेक्ट पार्ट आपको बताना है कि इस पार्ट में कौन सा गलती है। आई मे स्पेंड दिस समर वैकेशन विथ वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन द बैक वाटर्स ऑफ केरला। बैक वाटर्स ऑफ केरला, ध्यान दीजिएगा, बैक वाटर्स ऑफ केरला, ओके। तो चलिए आपको बताना है ए में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है, डी में गलती है, ओके। इसमें नॉन ऑफ दिस नहीं दिया गया है, मतलब किसी ना किसी पार्ट में आपका गलती है। तो अब आपको बताना है, देखिए किस पार्ट में गलती है। सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। तो आई मे स्पेंड दिस समर वैकेशंस विथ वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन द बैक वाटर्स ऑफ केरला। तो चलिए मैं बता दूं आपको, आपका जो गलती है वो किस पार्ट में, बी पार्ट में गलती है। चलिए बी पार्ट में क्या गलती है वो बताइए। अब चलिए क्या गलती है जल्दी से बताइए। तो मैं अब आपको बता दूं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, किसी को नहीं पता है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे वैकेशन जो यहाँ पे यूज़ किया गया है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है, लेकिन वैकेशन प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, इससे आपको वैकेशन लिखना होगा। वैकेशन डज नॉट टेक प्लूरल, सो वैकेशंस इज़ रॉन्ग, ओके। वैकेशन आपका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो वैकेशन होगा, ये यस इसमें है और ऐसा हट जाएगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स। तो द अनरूली बिहेवियर ऑफ द सोल्जर्स डैश डैश देयर कमांडर, ओके। अब आपको बताना है इनमें कि आपका कौन सा सही है। तो क्या होगा, सोल्जर क्लैश देयर कमांडर, सोल्जर्स ग्रेव देयर कमांडर, सोल्जर इंसेंस देयर कमांडर, सोल्जर्स इम्पेज्ड देयर कमांडर, ओके। तो अब आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा, ओके। तो चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। तो क्या होगा, चलिए बताइए, चलिए जल्दी से बताइए। क्लैश होगा? नहीं भाई साहब, क्लैश नहीं होने वाला है। चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जहाँ अनरूली बिहेवियर ऑफ द सोल्जर, मतलब कि जो बिहेवियर है सोल्जर का वो क्या है, अनरूली बिहेवियर मेड द ऑफिसर एंग्री, सो द आंसर इज क्या होगा। तो आपका सोल्जर जो यहाँ पे होगा, ये इसके साथ क्या आ जाएगा, इंसेंस, जो कि एंग्री टाइप का यूज़ होगा यहाँ पे, ओके, देयर कमांडर, ओके। तो आपका ये आंसर इज इंसेंस इज राइट आंसर, ओके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब, ओके। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स डैश डैश गोइंग फॉर एन आउटिंग, ओके। दैट टू टीचर अलॉन्ग विथ देखिए अलॉन्ग विथ द स्टूडेंट्स डैश डैश गोइंग फॉर एन आउटिंग, ओके। ऑप्शन ए में दिया है इज, बी में है आर, सी में है विल, डी में है वेयर। क्या होगा, तो 3 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा माइंड यूज़ कीजिएगा। द टीचर अलॉन्ग विथ, मतलब टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी कहाँ जा रहे हैं और जाएंगे के तो कोई सेंस है ही नहीं, तो ये होगा नहीं, ओके। स्टूडेंट्स है, राइट, स्टूडेंट्स है। अब यहाँ पे ये बोलिएगा कि अलॉन्ग विथ, यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा, देखिए। और यहाँ पे, और ये भी प्लूरल फॉर्म है, राइट है कि नहीं है, और वाज रहता तो सिंगुलर रहता। तो अब देखिए
जा रहे थे नहीं, आउटिंग है, गोइंग है, तो जा रहे थे का तो कोई सेंस नहीं है, जा रहे हैं। द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स जा रहे हैं। आप देखिए ये दो गलत हो गया। अब इज होगा कि आर होगा आपको बताना। यहाँ से एक चीज़ आपका ग्रामर का रूल जो है वो क्लियर करने वाला हूँ, तो आपको थोड़ा सा फोकस होना होगा। तो मैं आपको बता दूँ, टीचर अलोंग विथ स्टूडेंट, जब भी अलोंग विथ यहाँ पे यूज़ करेंगे, अलोंग विथ से जो भी जुड़ेगा, दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा, तो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपको वर्ब का यूज़ करना है, या ना कि सेकंड में देखिएगा प्लूरल फॉर्म है, तो बहुत सारे बच्चे इसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब क्या कर देंगे, आर यूज़ कर लेंगे, बट वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपको यूज़ करना है किसके, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब यूज़ होगा, तो इज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाएगा आपको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है fill in the blank with correct article, right? fill in the blank with correct article। तो चलिए क्या होगा, this cheese is so expensive it is मतलब कि 120 रुपीज़ किलोग्राम। ये जो चीज़ है ये कितने रुपए किलो, बहुत महंगा है, और कितने रुपए किलो है, 120 रुपये किलो है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, इट इज़ 120 रुपये 1 किलोग्राम, n किलोग्राम, 2 किलोग्राम, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड आपको बताना है। तो देखिए थे सबसे पहले कौन बताता है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको, n किलोग्राम होगा नहीं, और दा होता नहीं है, दा होगा नहीं, तो यहाँ पे होगा 1 किलोग्राम होता है। देखिएगा जब भी 1 किलोग्राम, 120 रुपये केजी बता रहा है, तो 1 ही किलो की बात हो रही है, 1 किलोग्राम। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो 5 में दिया आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। आपको रिप्लेसमेंट करना है, हैव बाउट की जगह पे क्या होगा आपको बताना है। आई हैव बाउट दिस हाउस इन 1970 फॉर 2 lakhs। मैंने 1970 में मैंने घर ही खरीदा था, और ये कितने लाख का था, 2 लाख में खरीदा था लगभग। ओके, तो हैड बाउट होगा, हैव बीन बाउट, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो मैं आपको बता दूं, चलिए आप बताइए, मैं भी बताता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे जो यूज़ किया जा रहा है इन 1970, मतलब कि ये आपको जो है एक निश्चित घटना के मतलब बता रहा है। सिंस टाइम इज़ इन द पास्ट एंड इट्स डेफिनेट, मतलब ये डेफिनेट हो रहा है इन 1970। ओके, 1970। सो क्या होगा, तो क्या यूज़ करेंगे हम, तो सिंपल पास्ट ओके यूज़ करेंगे, और सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। तो सिंपल पास्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल पास्ट, ये सिंस का प्रयोग मतलब हो रहा है, निश्चित हो रहा है। ओके, सिंस मतलब निश्चित हो रहा है, डेफिनेट हो रहा है, तो यहाँ पे जो पास्ट में जा रहा है, चीज़ें पास्ट में जा रही है। ओके, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे बाउट हो जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाउट इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, आपको सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहा है कि हाँ कोस्ट गार्ड लेवल है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ओके, आप लोग को शेयर करना है। चूज वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस, आपको वन वर्ड बताना है। ए 14 लाइन पोएम, ए 14 लाइन पोएम को क्या कहते हैं आपको बताना है। क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं, लिरिक कहते हैं, बैलेड कहते हैं, ओडे कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्द से जल्द बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। तो ये जो 14 लाइन का पोएम होता है, मैं बता दूं उसे क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं, आपको नोट कर लेना है डायरेक्ट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 में वॉइस पे बात करेंगे, वॉइस में क्या दिया गया है, राइट। तो चलिए वॉइस को डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आप इतना देखते रहिएगा ना, तो वॉइस और नरेशन ये तो फिक्स है कि क्लियर हो जाएगा, आपका एग्जाम में नहीं छटने वाले। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। ओके, वी शुड, हमें क्या है, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, राइट, यही ना होना चाहिए ये। अब देखिए सब में आपको इल्डर 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 है, इल्डर्स 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 है। चलिए आप पहले बताइए, पहले में दिया है इल्डर्स शुड हैव रिस्पेक्टेड, बी में दिया है इल्डर्स आर टू बी रिस्पेक्टेड, सी में दिया है इल्डर्स हैव बीन रिस्पेक्टेड, डी में दिया है इल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। चलिए अब बताइए राइट आंसर क्या होगा। ओके, क्या होगा, अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा अगर देखूँ, यहाँ पे इसमें शुड है, तो यहाँ पे आर तो होगा नहीं, तो बी वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सी में आपका दिया है हैव बीन, तो ये भी नहीं होगा, राइट, उसमें शुड है और हैव बीन का वॉइस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, राइट। तो ये आपका दो चीज़ गलत हो गया। अब होगा आपका फर्स्ट पार्ट सही होगा, या फिर ए वाला सही होगा, या फिर डी वाला सही होगा।
तो चलिए अब देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले 7 नंबर का आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको, जैसे कि मैंने बोला कि इसमें हैव का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हैव का इसमें पैसिव वॉइस में कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस के हिसाब से पैसिव वॉइस बनता है, ये नहीं कि कुछ भी जोड़ देंगे, राइट। तो शुड हैव इसमें है, जो कि ये गलत हो जाएगा और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एसक्यू, इसका आपको बताना है, क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। और देखते हैं एंटोनिम कौन बताता है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का। ऑप्शन ए में दिया है विशियस, बी में इनवाइट, सी में यूज और डी में इमिनेट। ओके, तो क्या आंसर होगा देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। एंटोनिम बताना है, ध्यान रखना है, क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, राइट। चलिए अब बताइए कौन बताता है सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एंटोनिम, तो एंटोनिम इसका हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनवाइट करना, राइट, इनवाइट करना। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 9 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इमेंसिपेट। ओके, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ये क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है, तो आप लोग को जरूर करिएगा, बैच वाले बच्चे से रिक्वेस्ट है, इमेंसिपेट। ओके, ऑप्शन ए में दिया है सेट फ्री, इसका बताना है सिनोनिम्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है, उसका एंटोनिम था, ये सिनोनिम्स है। बी में है एग्जिट, सी में है करेक्ट मोरली, डी में है रेस्टोरेंट। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इमेंसिपेट का। ओके, चलिए बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का सिनोनिम्स इसका जो हो जाएगा वो क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेंसिपेट का सेट फ्री राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सिनोनिम्स हो जाएगा यही आपका। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको करा रहा हूँ मैं, तो प्रीपोजिशन आप जरूर वहाँ से किए होंगे, तो आप जरूर इसको टिक करिएगा। आई मस्ट बी डैश डैश नाउ, आई मस्ट बी डैश डैश नाउ। ओके, आई मस्ट बी डैश डैश नाउ। ऑप्शन ए में दिया ऑफ, बी है एट, सी है अपन, डी है ऑन। ओके, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बताना है, इसमें क्या आंसर होगा। ओके, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो मैं बता दूं आपको, आई मस्ट बी क्या होगा, आई मस्ट बी क्या होगा, ऑफ होगा, एट होगा, ओपन होगा, ऑन होगा, तो आई मस्ट बी ओपन नाउ, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में वर्ब बताना है, राइट। करप्शन शुड बी डैश डैश आउट विद द अटमोस्ट वाइगर। ओके, तो आपको बताना है करप्शन शुड बी डैश डैश आउट विद द अटमोस्ट वाइगर। ऑप्शन ए में दिया है टॉक्ड, लेफ्ट, रूटेड, ब्राउट। क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है, 11 का क्या होगा। चलिए सबसे पहले कौन बताते हैं देखते हैं। तो इसका जो आंसर क्या होगा मैं बता दूं क्या, जल्दी बताइए। करप्शन शुड बी डैश डैश आउट विद द अटमोस्ट वाइगर। ओके, चलिए तो इसमें जो आपका होगा क्या होगा जल्दी से बताइए, अटमोस्ट वाइगर। तो इसमें बात किया जा रहा है करप्शन को, मतलब कि एक तरीके से इसमें बात किया जा रहा है करप्शन को रिमूव करने की बात, कंप्लीटली रिमूव करने की बात की जा रही है। तो कंप्लीटली रिमूव का जो होता है यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे हो जाएगा रूट, और रूट के साथ आउट। रूट आउट का मतलब होता है कंप्लीटली रिमूव, पूरी तरह से हटाना, रिमूव करना। तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूटेड आउट, जो कि रूट आउट आपका होता है कंप्लीटली, आप लिख सकते हैं रूट आउट का मतलब होता है कंप्लीटली रिमूव। ओके, तो ये आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। आपका आ चुका है, अब देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच, चलिए सबसे पहले कौन बताते हैं देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 12 नंबर में आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। आई शैल गो टुमारो ही सैड, राइट। आई शैल, पिछला अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया है तो हर एक मॉक टेस्ट आपके लिए ईजी होता चला जाएगा। जो फर्स्ट टाइम जीरो होंगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइन 1 से मॉक टेस्ट 7 तक जरूर लगा दीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आगे के मॉक टेस्टों में। ओके, क्या कि उसमें आपको ग्रामर का रूल भी क्लियर होते चलेगा। ओके, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए में दिया ही सैड दैट ही वुड गो द नेक्स्ट डे, बी में ही सैड दैट द शैल गो द नेक्स्ट डे, सी में है ही सैड दैट ही शुड गो टुमारो, डी में ही सैड दैट ही वुड गो टुमारो। चलिए अब यहाँ पे दिया गया है, मैंने आपको बताया था पिछले मॉक टेस्ट में कि जब भी टुडे रहता है तो टुडे का चेंज होता है
डैट डे में, नरेशन में, किस चीज़ में, डैट डे। यहाँ पे लेकिन टुमारो है, टुडे तो है नहीं, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, कहीं डैट डे खोज रहे होंगे, तो ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे टुमारो का टुमारो तो नहीं होगा, इतना तो फिक्स है कि टुमारो का टुमारो नहीं होगा, तो सी और डी दोनों गलत है। अब इसी से आपको एलिमिनेट करना है, सी और डी गलत हो गया। अब बात करेंगे ही सैड, ही सैड का ही सैड सब में सेम है, तो ए में भी ठीक है, बी में भी ठीक है, ही सैड। उसके बाद डैट है, डैट है। उसके बाद देखिए अब खेल हो गया यहाँ से शुरू, ही सैड डैट। अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, आई शैल से यूज़ किया है, आई शैल गो टुमारो, तो ही सैड डैट, ही सैड डैट ही वुड गो द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। तो इससे आपको पता चल गया अगर टुमारो को चेंज होता है, आप नोट कर लीजिएगा, टुमारो चेंज होता है नेक्स्ट डे में, किस चीज़ में, टुमारो नेक्स्ट डे में चेंज होगा, और टुडे रहेगा तो वो चेंज होता है डैट डे में। आपको ये नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको डिस्कस करता हूँ 12 नंबर का। ओके, तो 12 नंबर का आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, बता दिया मैंने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आई सेल है, सेल का तो सेल नहीं रहेगा नरेशन में, तो ये बी पार्ट भी गलती हो गया। यहाँ पे सेल है तो सेल तो चेंज होगा, सेल किस में से चेंज होगा, अब चेंज होगा किस में, अब देखिए आई है के साथ सेल लगा है, तो यहाँ पे ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे ही के साथ वुड गो द नेक्स्ट डे, जो कि ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का करेक्ट वर्ड बताना है कि कौन सा करेक्ट वर्ड है। ओके, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इक्वेनिमिटी इसमें कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। तो थोड़ा सा भी आपको क्या करना है, कोई भी वर्ड आपके सामने जब भी एग्जाम में आए तो पहले इसको देखना नहीं है, क्योंकि चारों देखेगा तो कंफ्यूज होना है, फिक्स है। आपको डायरेक्ट लिख देना है और बताना है। ओके, तो पहले आप किसी पेज ले लीजिए, उसमें लिखिए कि इक्वेनिमिटी का अपने मन से लिखिए कि क्या होना चाहिए इक्वेनिमिटी। ओके, तो चलिए राइट आंसर क्या होगा 13 का मैं बता देता हूँ। ओके, तो देखिए आप अपने मन से लिखना है, कैसे लिखना है, चलिए मैं बिना देखे लिख रहा हूँ, इक्वेनिमिटी इस तरीके से आप करिएगा तो आप देखिएगा इक्वेनिमिटी जो मैंने लिखा, इक्वेनिमिटी है, डबल एन आ गया, इसमें डबल एम का कोई सेंस ही नहीं है, इक्वेनी कुछ है ही नहीं हो रहा, तो इक्वेनिमिटी अगर देखा जाए तो ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है आइडेंटिफाई द मीनिंग गिवन आइडम्स एंड फ्रेज। आइडम्स एंड फ्रेज आ चुका है। ओके, और किसका बताना है, इन, विल एंड वे। ओके, इसका आपको आइडम्स एंड फ्रेजेस बताना है, इन, विल एंड वे। ऑप्शन ए में दिया है बाय हुक और बाय क्रूक, बी में है ड्यूरिंग इलनेस, सी में दिया है इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, डी में दिया है ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ओके, तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, इन, विल एंड वे। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। 14 का आंसर आइडम्स एंड फ्रेज है, और लास्ट में आप लोग जाते जाते स्कोर बताते चलिएगा। ओके, कि मेरा 15 में से कितना सही हुआ। तो मैं बता दूं, इन, विल एंड वे का मतलब होता है इन के मतलब कि इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, जो कि राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है जो ये यहाँ पे दिया है, चूज द करेक्ट वर्ड। ओके, माई शूज आर मेड ऑफ। आप देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, एनडीए के एग्जाम में आया है, ये एनडीए स्पेशल है, एनडीए में आ चुका है, माई शूज आर मेड ऑफ। तो क्या एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी में नहीं आता, कोस्ट गार्ड में आएगा भाई साहब, कोस्ट गार्ड में आएगा, एयरफोर्स में भी आएगा, नेवी में भी आएगा, जो बच्चे नेवी वाले हैं उनको भी मिल सकता है। माई शूज आर मेड ऑफ डैश, कनवास। ये क्वेश्चन बेशक ना आए, इसका अलग रूल से आ जाए, हो सकता है कैनवास का आपसे स्पेलिंग ही पूछ ले, स्पेलिंग में भी पूछा है, स्पेलिंग में नेवी में पूछा है कि स्पेलिंग राइट आंसर कौन सा होगा। ओके, तो कौन सा सही होगा आपको बताना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 15 का राइट आंसर करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा वो बताना है। ओके, तो इसमें आपको करेक्ट वर्ड बताना है, करेक्ट वर्ड। राइट, तो कैनवास का चलिए इस अलग तरीके से पूछा गया है, 15 का क्या होगा, तो जो कैनवास का आंसर होता है सब कुछ सिंगल रहेगा। क्या रहेगा, सिंगल रहेगा, मतलब कि कोई भी चीज़ डबल नहीं। देखिए यहाँ पर डबल एस आया है, डबल एस, और यहाँ पे कैनवेस है, तो ये ऐसे ही तो गलती हो गया। तो यहाँ पे CAN कैन और फिर वैस,
कैनवास, और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेवल कैसा रहा वो भी बताइएगा। आपके कितने सही हुए 15 में से, 15 आउट ऑफ 15 जिसके सही हुए हैं ना भाई साहब, टॉप लेवल की आपकी तैयारी है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। ओके, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सपना है कोस्ट गार्ड में तो जाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना है। आप लोग का सपोर्ट रहा तो इसका PDF वगैरह मिल जाएगा टेलीग्राम पे ही, तो टेलीग्राम जुड़िए। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, आपको कॉमेंट सेक्शन में आस्क कर लेना है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।